हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज सेक्शन 3 में जो कि हमारा जनरल टेस्ट का पेपर है, उसमें से जो जीके के क्वेश्चंस हैं, उसके प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आप 2022 में 31 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली क्या, टू बी प्रिसाइज 31 क्वेश्चंस थे टोटल। किससे? वो थे आपके जीके के पोर्शन से। तीन सेक्शन 3 में मैंने आपको बताया ना, मेनली तीन है, एक रीजनिंग है, मैथ्स है, और जीके का जो पोर्शन है, मतलब जीके और करंट अफेयर्स जोड़ के। तो ये इस पोर्शन से 31 क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल 75 में से 31 क्वेश्चन इसी से थे। तो चलिए देखते हैं, फिर आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को वन बाय वन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पीवाईक्यू, और मैंने आपको बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सिलेबस एंड पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। दे आर लाइक द बाइबल, कुरान, भगवत गीता, जो आप बोलना चाहो। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू, आपने शायद नाम सुना होगा हरनाज संधू का, कि हरनाज संधू कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन। रीजन बीइंग कि ये करंट में था उस टाइम, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको 2021 में इनको एक अवार्ड मिला था। एक मतलब एक ये बोल सकते हो, पोस्ट बोल सकते हो, अवार्ड बोल सकते हो, वो इनको मिला था। तो ये क्वेश्चन करंट के आप इसमें स्लॉट कर सकते हो। तो हरनाज संधू को क्या मिला था? मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 थी ये। ठीक है, हरनाज संधू। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके। चलिए आगे देखते हैं। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज? ये भी क्वेश्चन करंट का था। रीजन बीइंग कि 1 जनवरी 2020 को ही ये जो पोस्ट है, इसको जो है किसी ने अक्वायर किया था। किसी ने, अब मैं बताऊं किसने किया था। कोई अपॉइंट हुए थे इस पोस्ट पे, उससे पहले कोई पोस्ट ऐसा था नहीं। इस पोस्ट के बारे में भी थोड़ा बता दे रहा हूं। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था आपको। तो फर्स्ट सीडीएस जिसको बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे जो है हमारे सब मोस्ट रेस्पेक्टेड जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी एक ट्रेजिक डेथ हो गई कार जो प्लेन एक्सीडेंट में। ठीक है, वो बहुत ही ट्रेजिक डेथ थी। एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग वर्ड इज नॉट मतलब सफिशिएंट फॉर हिम। तो जनरल बिपिन रावत जो थे वो हमारे फर्स्ट सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस क्या है? जैसे आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में 3 तरह के आर्म्ड फोर्सेस हैं। मिलिट्री है, आर्मी जिसको बोलते हैं, एक है एयरफोर्स, एक है नेवी। नेवी क्या है? पानी। ठीक है, जो पानी में बैटल करते हैं नाव पे। उसके बाद जो एयरफोर्स है वो हवा में, और जो आर्मी है वो लैंड पे। तो ये ट्राई सर्विसेज कमांड इसको बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अब मान के चलो कि जैसे कि कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड जो है एफर्ट देना है। अब सबके अपने अपने हेड है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। साथ में रिसोर्सेज डुप्लीकेट हो रहे थे। अब आर्मी को भी कुछ चाहिए और नेवल शिप को भी वही चीज चाहिए, तो रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक पॉइंट बनाया गया, एक पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे कि तीनों जो फोर्सेज हैं, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं टोटल इंडिया के, उसके ऊपर एक आदमी बैठेगा जो कि होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फर्स्ट जो है सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत। ये रोटेशन से होता है। जो आर्मी का चीफ है वो बन गए अपने पहले, फिर अब वो चेंज होगा कुछ दिनों बाद, टाइम पीरियड के बाद, वो फिर नेवल वाले जो चीफ होंगे वो बनेंगे, फिर चेंज होके जो एयरफोर्स वाले होंगे वो फिर चीफ बनेंगे। ये रोटेशन से जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है। फर्स्ट सीडीएस कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलिए एट द सेम टाइम अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ, बच्चे को पता होगा, हर किसी को पता है। नीरज चोपड़ा इज लाइक अ सेलिब्रिटी इन इंडिया। ठीक है, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है। एमिनेंट वर्ड बताया, इसको भी सर्च करें। फेमस एंड इंपॉर्टेंट, एमिनेंट का मतलब है। ठीक है, देखिए वर्ड्स भी बताता जाऊंगा इसमें आपको। तो नीरज चोपड़ा कौन है? उन्होंने हमारे लिए गोल्ड लाया था ना। तो किसमें लाए थे? जैवलिन थ्रो में। तो ये भी मोर और लेस करंट का ही क्वेश्चन था। जैवलिन थ्रो में उन्हें गोल्ड मिला था। तो नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद गोल्ड, सॉरी, एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। चलिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है। ये आपके करंट का पोर्शन नहीं है। नाबार्ड कौन है? जैसे आरबीआई है आपको, जैसे एसबीआई है, बैंक्स है ना, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज होती है। जैसे आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, वो हर एक बैंक को जो है कवर करता है। उसी तरह नाबार्ड जो है वो रूरल बैंक को ओवरसी करता है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आरडी। ठीक है, ये है, एनए से सिर्फ नेशनल बनता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए
अब ये क्वेश्चन जो है, देखो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दीज, ठीक है। स्टिल ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो इनके बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको मैच करना है, ये क्रेमेटोरियम्स है, समाधि स्थल, जहाँ पे उनकी डेड बॉडीज को जो है क्रीमेट किया गया है, उनकी जो समाधि बनाई गई है, और वो ये पर्सन है, आपको लिस्ट को मिलाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका है। लेकिन एक चीज आप अगर देखो, मेरे हिसाब से आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि ऑप्शंस कितने इजी हैं, ये सोचिए। चलो A1, A2, A3, A4, D4, D3, D1, D2, सबके सब अलग हैं। अगर आप एक भी सही कर दोगे, A और D में से कोई भी आप सही कर दोगे, यहां भी देखो ना सेम चीज है, B2, C4, B3, B1, C3, C1, C2, C4। आप अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे पता नहीं है किसी का, मुझे सिर्फ इतना पता है कि विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की है, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ इतना लेके चल रहा हूं कि जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की है, मुझे सिर्फ यही पता है, ये बनारस में है, ठीक है, बाकी सब दिल्ली में। तो अब देखते बी में 3 कौन सा है, सिर्फ इतना देखेंगे पहले, बी में 3 कौन से ऑप्शन में दिख रही है, तो दिस हैज टू बी करेक्ट, सीधी सी बात है ना। तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं, एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की है, वीर भूमि ये अपने इनके लिए, राजीव गांधी के लिए, और शांति वन जो है ये अपने जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए का 4, सॉरी ये नंबरिंग मैंने गलत लिख दिया, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। A4, B3, C2 और D1, ठीक है। सी आपका ऑप्शन इतने सिंपल थे कि सच में आपको कोई एक पता हो ना, आप आंसर कर जाओगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। अब आपको कुछ कमिटीज के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट में, जैसे पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर का काम होता है, मतलब वहां लॉ मेकिंग होती है, साथ में लॉ मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है कमिटीज, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं उनमें कौन कौन से मेंबर होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो एक ऐसी कमेटी है जिसमें कोई मेंबर राज्यसभा का नहीं है, ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। 2 बॉडीज, 2 हमारे ये है ना पार्लियामेंट में 2 बॉडीज हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, 2 हाउसेज है। अपर हाउस इज राज्यसभा, जिसको जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, और दूसरा है लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो है हमें जो है उनको सिलेक्ट कर, मतलब इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है राज्यसभा का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। तो राज्यसभा में एक कमेटी ऐसी है जिसके कोई भी मेंबर नहीं होते, वो है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में टोटल मेंबर जो होते हैं ना 30 मेंबर्स होते हैं टोटल, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको इनके कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 में से 15 लोकसभा से होता है, LS लिख रहा हूं, और 7 होते हैं राज्यसभा से, 7 RS, ठीक है। RS का मतलब कुछ और मत समझ लेना। तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी में मैंने बताया 30 MP होते हैं, सबके सब लोकसभा इससे होते हैं, किसे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पब्लिक अंडरटेकिंग वाले जो है, ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी सेम है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, ठीक है। और कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस जो है, उसमें कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस में इसमें 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से, ये मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, इसमें 30 मेंबर है, 30 लोकसभा से है, इसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा प्लस है ये, इसमें 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। तो एस्टिमेट कमेटी में कोई मेंबर राज्यसभा से नहीं होता है, इनके अलग अलग रोल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इट्स गोल टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय द ईयर। NEP जो आया 2020 में, तो इसलिए ये करंट इवेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, आप सभी को पता होगी। तो उसका एक एम है, एम क्या है कि हमें 100% एनरोलमेंट रेशियो चाहिए। मैं बता रहा हूँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, बाय द एंड ऑफ ईयर, कौन से ईयर में, तो 2030, 10 साल का ये टारगेट लिया गया था, ये 10 साल का टारगेट है, 2030 में इसको कवर करना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जैसे
हमारे पास मान के चलो सपोज करो कि 18 से 25 के एज ग्रुप में, 18 से 20, 16 से 18 के एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो 11th में जाने चाहिए, 16 साल के बच्चे। और 16 साल के मान के चलो इंडिया में 100 बच्चे हैं। अब 100 में से अगर 50 लोगों ने 11th में एडमिशन लिया कहीं भी, तो वो तो एडमिट होंगे तो पता चल जाएगा ना, गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है। तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है, मतलब अगर जितने बच्चे हैं सारे सारे एडमिट हों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में मेनली, तो वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये 2030 तक का ये टारगेट है। Which of the following date World Environment Day is celebrated? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देखिए अब ये क्या है, डेज, मैंने आपको जो सिलेबस का ब्रेकडाउन दिया था आप उसको जाके अच्छे से देखिए एक बार। जीके के सिलेबस के ब्रेकडाउन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज भी दिए थे, सारी चीजें मैंने आपको दे रखी हैं। प्लीज इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, प्लीज उसको जाके वापस से देखें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे इस लिस्ट में सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट, जो भी देखेंगे उनके लिए इट इज वेरी यूजफुल। तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, 5th जून। आपको इंपॉर्टेंट डेज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गांधी जयंती हो गई, आपको इंडिपेंडेंस डे पता ही होगी, रिपब्लिक डे पता होगी, उसी तरह और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो वो आपको, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो जो मनाया जाता है, कुछ कुछ डेट्स आपको डेज याद करनी पड़ेंगी। कुछ, सारे के सारे नहीं, सारे थोड़ी कर पाओगे। उसके बाद देखते हैं Which of the following seas has the highest salinity in the world? Salinity क्या होता है? जब अगर आप में से बहुत सारे लोग मतलब अगर वो समुद्र के किनारे होंगे, they might have seen that the sea is very salty. ठीक है, तो सॉल्टी होता है, सी वाटर इज ऑलवेज सॉल्टी, वहीं से आता है ना हमारा सॉल्ट, हम उसको प्रोक्योर करते हैं। तो सबसे ज्यादा सेलिनिटी किस में से है? सबसे ज्यादा सेलिनिटी है डेड सी में, 33% सेलिनिटी है। ठीक है, 33% सेलिनिटी, इतनी सेलिनिटी है कि कहा जाता है कि डेड सी में यू कैन नॉट ड्राउन इन द डेड सी, आप डूब नहीं सकते हो, यू विल फ्लोट इन इट। इतनी ज्यादा सेलिनिटी है कि आप उसके सतह पे ही रहोगे, आप फ्लोट करोगे, यू कैन नॉट ड्राउन इन द डेड सी। और डेड सी कहाँ पे लोकेटेड है? डेड सी जो है ना, सपोज करो ये अगर डेड सी है, डीएस लिख रहा हूं, तो इसके ईस्ट में है जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री इसके ईस्ट में है, और इसके वेस्ट में कौन है? पैलेस्तीन और इजराइल। ये इसका लोकेशन है, पैलेस्तीन इजराइल ऑन द वेस्ट और जॉर्डन ऑन द ईस्ट। ठीक है, डेड सी द मोस्ट सेलिनिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो जिस सी में वो है डेड सी, मरा हुआ सी। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? तो ये काम करने का है, ये यूएनडीपी करता है। ये सारे जो है ना, आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यूएनडीपी है, ये एक यूएन का ऑर्गन है जो कि सारे कंट्रीज को बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। वो एक यूएन का मेन ऑर्गन में से है जो कि कोऑर्डिनेट करता है लोगों के बीच, मतलब कंट्रीज के बीच, ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस किया जा सके। और भी कुछ इंडेक्सेस निकालता है ये, जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब जो है यही निकालता है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स का शायद नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर ये डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूएनडीपी का काम है। आप सारे के सारे इनको याद करोगे, यूनिसेफ, यूनेस्को, जो भी यूएन के बॉडीज हैं उनको याद कर लो फुल फॉर्म। ठीक है, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के बारे में। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, तो फुल फॉर्म्स को भी याद करते चले। तो ये यूएनडीपी का काम था। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? अगर आपको पता है तो आपको पता है, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ईदर यू नो इट और यू डोंट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ईदर यू नो इट और यू डोंट, तो पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? एक फंगी है। पेनिसिलियम इज अ फंगी। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि एक ग्रुप है पैथोजेंस जिसको बोलते हैं, तो आप वायरस, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये पांचों जो है पैथोजेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका डिस्टिंक्शन को अच्छे से पढ़ ले कि व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज वायरस, व्हाट इज एल्गी। कुछ इसमें से लिविंग है, कुछ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पेनिसिलियम इज अ फंगी, सीधी सी बात है। चलिए आगे मिलते हैं। Which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sources to the gross domestic product in India? तो जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका कम है, ये पूछ रहे, सीधी सी बात है। तो कुछ आपको मैं इकोनॉमिक्स की टर्म समझा दूं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की द टोटल
जो है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितनी भी सर्विसेज हुई, जितने भी प्रोडक्ट्स जो है गुड्स प्रोड्यूस हुए, उन टोटल का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा एक साल में, जैसे कि सपोज करो हमारा जो है ये फिस्कल ईयर कब खत्म होता है, मार्च में खत्म होता है, ठीक है, तो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक टोटल जो हो रहा है हमारे देश में, टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स बनाई गई और सर्विसेज जो प्रोवाइड किए गए, उनको मॉनिटरी टर्म में जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, मॉनिटरी टर्म में मतलब पैसे के टर्म्स में, तो जो नंबर आएगा एक, वही इंडिया का जीडीपी होगा, ठीक है। सपोज करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर में एक साल में पापा भी कमाते हैं, मम्मी भी कमाती हैं और भैया भी कमाते हैं, ठीक है, तीनों मिला के, पापा जो है उनकी फैक्ट्री है, भैया पढ़ाते हैं, ठीक है, और मम्मी सपोज करो खेती करती है, तो सब मिला के जो पैसे इकट्ठा होंगे साल के एंड में, टोटल जो पैसे, टोटल साल भर में जितने पैसे हुए, तो वो आपके घर का जीडीपी हुआ। इसी को बड़ा कर दो आप देश में, तो टोटल जो भी उस बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुए उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, तो वो जीडीपी होता है। हर एक जो है एक नेशन के अंदर, मतलब इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर, इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? वो है इंडस्ट्री। और टर्शरी सेक्टर कौन है? उसे हम बोलते हैं सर्विस। सर्विसेज क्या होते हैं कि जैसे जहां पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जहां इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैं आपको जलेबी थोड़ी दे रहा हूँ, कुछ बना के नहीं दे रहा हूँ ना, मैं आपको चीजें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक तरह से, तो ये सर्विस सेक्टर है। तो इंडिया में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो मतलब कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है वो है सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये ही हमारा ये है। सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट 58% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। इंडस्ट्री 24% के लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। रिमेनिंग 17-18% वो एग्रीकल्चर से आता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो है ना सर, ये एग्जैक्टली यही जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस होना चाहिए किसी एक डेवलप्ड नेशन के ग्रोथ में। मतलब कि अगर कोई एक डेवलप्ड नेशन के जीडीपी को देखो तो उसमें जो होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोवाइड करे, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, 52-55% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मान के चलो 100 लोग हैं, देयर आर 100 पीपल, जिनमें से 52 लोग जो है सीधे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और वो 52 लोग मिलके मात्र 17% डोनेट कर पा रहे हैं, और 17 से 18% दे पा रहे हैं पैसा। ये प्रॉब्लम की बात है ना। तो ये है इंडिया में प्रॉब्लम। इंडिया को के ग्रोथ मॉडल को प्रिकॉशियस ग्रोथ मॉडल बोला जा रहा है। आपके काम का नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। प्रिकॉशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? समय से पहले पक जाना, जिसको बोलते हैं ना समय से पहले मैच्योर हो जाना। एक एस.टी. कोलरिज नाम के एक पोएट है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के समय के, आपने शायद उनके बारे में सुना हो ना सुना हो, कुबला खान वगैरह लिखा था उन्होंने। वो उनका स्टेटमेंट था कि आई नेवर हैड द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड। उन्हें बोला जाता था प्रिकॉशियस चाइल्ड, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है। तो प्रिकॉशियस ग्रोथ मॉडल क्या है कि किसी भी देश में जो ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फुलफिल होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर इंडस्ट्री की तरफ उसका ग्रोथ बढ़ना चाहिए, और फिर सर्विस की तरफ। हमारे में पहले तो हमने एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में काम किया, फिर हम सीधे जंप कर गए बाईपास करके इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर में। तो इंडस्ट्री उतना डेवलप हो नहीं पाई। ये हमारा प्रिकॉशियस ग्रोथ मॉडल है। और परेशानी क्या है कि सर्विस सेक्टर में इंप्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी कम है, और इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है इसके लिए, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, ये सारी चीज़ें। तो मेन इसका आंसर सर्विस सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, इंडस्ट्री उसके बाद एग्रीकल्चर। चलिए, फिर ये क्वेश्चन है कि मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मैंने आपको पहले भी सिलेबस में दिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। यूक्रेन क्यों है? बिकॉज इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन का कैपिटल कीव है, यही है। श्रीलंका, अगर आपको श्रीलंका कैपिटल नहीं पता तो होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो अगर आप मैचेस देखते हो, आर प्रेमदासा कोलंबो मैच होता है ना, तो श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। तुर्की कैपिटल है अंकारा। तुर्की को शायद ये भी बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं।
और पोलैंड का कैपिटल है वॉर्शो। किक मूवी देखी है आपने, किक सलमान खान की, उसमें वॉर्शो जाता है ना वो पोलैंड, और करता है ना पोलैंड पोलैंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वॉर्शो में ही वो जो है सीन शूट हुए थे। तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव। ए का 1 देखते हैं, ए का 1 लेकिन यहाँ 3 में है, इस ऑप्शन में वो नहीं चलेगा कि आपको एक पता हो बस, उस ऑप्शन में था क्योंकि वो टफ था, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन उस तरह से बनाया। ये इजी है तो आपको पता होनी चाहिए। ए का 1 A1 B3 देखते हैं, A1 B3 भी 2 में है। उसके बाद देखते हैं C4, A1 B3 C4 ये वाला है, तो D2 हो जाएगा, A1 B3 C4 और D2, यही है ना। हाँ, तो दिस इज द आंसर। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कैपिटल्स हैं उसको याद करना, जो लोग आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, सीक्रेट है, डोंट लेट अस टू पास आउट, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी कंट्री के इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखो। जो लोग जो बाहर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखो। ये सारे कंट्रीज, कोई वॉर जोन है उसको ध्यान में रखें, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको ध्यान में रखें। ये सारे कंट्रीज कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, देखो ना सीधी सी बात, यूक्रेन क्राइसिस था, वॉर, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तुर्की में इतना बड़ा जो है ये आया था, बहुत सारे उसमें नेचुरल जो है प्रॉब्लम्स हुई थी, नेचुरल वहां पे डिजास्टर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि जो 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग की टोटल, मान के चलो अगर अब पार्लियामेंट का सेशन है, मान के चलो एक दिन कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब मान के चलो वहां 300 MP ही, लोकसभा में 300 MP आए हुए हैं, 300 के जो 2/3 है, 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होगा, 300 का 2/3, तो इतने लोगों ने इसे अगर पास किया है तो ही ये पास होगा। ऐसा बिल कौन सा है जो कि सेपरेटली पास होता है दोनों हाउसेस से, ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस अलग अलग पास करते हैं, और इन केस ऑफ अ डेडलॉक वहां पे जॉइंट सेशन नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको लोकसभा में अलग से पास होगा और राज्यसभा में अलग पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। बाकी जो बिल है ना, मनी बिल, फिनांस बिल, ऑर्डिनरी बिल, इनमें ऑर्डिनरी बिल के केसेस में क्या होता है कि सेपरेटली बोला हुआ है ना यहाँ पे, मस्ट सेपरेटली। ऑर्डिनरी बिल के केस में एक जो है अगर डेडलॉक है तो एक जॉइंट सेशन रखा जा सकता है, यहाँ जॉइंट सेशन नहीं रखा जा सकता है। मनी बिल और फिनांस बिल के केस में राज्यसभा हैज नो अथॉरिटी, वो लोकसभा ही मेन है, उसका लोकसभा भेजता है राज्यसभा में पास करने के लिए, बट इफ राज्यसभा रिटर्न्स इट बैक विथ और विदाउट सम इंप्रूवमेंट, द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट, उसमें कंप्लीट अथॉरिटी जो है लोकसभा की है मनी बिल के केस में। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, थोड़ा सा फिजिक्स का प्रॉब्लम है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बोलते हैं हम, कि दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम उसे कितना मानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं ना। लेकिन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बीपी लिख रहा हूं, बीपी ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट कहां पे, एट 1 ATM। एक्सिस बैंक का एटीएम, HDFC का एटीएम नहीं, स्टेट बैंक का एटीएम नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, ATMP बोल दो आप। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। बट हाइयर द ऑल्टीट्यूड लोअर द प्रेशर, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। हाइयर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होते हैं, ठीक है। तो हिल स्टेशन मतलब हाइयर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हिल स्टेशन मतलब ऊपर के ऑल्टीट्यूड हो गए, वहां पे प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा, और जब प्रेशर लो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज। तो सेम एट सी लेवल नो, मोर देन दैट नो, इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस नो, लेस देन दैट एट सी लेवल, तो सी लेवल से कम होगा, वहां पे कम टेम्परेचर में भी पानी उबल जाएगा, ठीक है। आप दिल्ली में ही देखो ना, परफेक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो कुछ 100 डिग्री कंप्लीटली जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए, 15 क्वेश्चंस कवर किए।
मैं आपको, देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चंस का जो सीरीज है ये थोड़ा लंबा हो रहा होगा आपको, आई अग्री, बट मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके बीच से समझाता हूँ विच विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। इसीलिए मैं टाइम लेके आराम से समझाता हूँ चीजों को। सो डोंट स्किप और आराम से देखें, ठीक है, ताकि आपको जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको कमिटीज के बारे में बताई, आपको साथ में यूएनडीपी के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चले तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। At the same time, what will be helpful for us? It will be you subscribing, liking our videos, commenting on it. आप कमेंट करो ना, फीडबैक मुझे मिलेगा कि what do you expect more from me, ठीक है, ये मुझे समझ आएगा। एट द सेम टाइम आप गूगल फॉर्म को फिल करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे ऐप के बारे में, मॉड्यूलेशन 2.0 के बारे में। इस ऐप को जो है आप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको CUET के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। वहां पे आप जाके जरूर डाउनलोड करें इस ऐप को। इस ऐप में आपको CUET से रिलेवेंट सारी चीजें अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो है ये करें, मैं मॉनिटर करता हूँ पर्सनली भी इसको, मॉड्यूलेशन CUET 2024। इसमें आपको जो भी अपडेट्स होंगे, एट द सेम टाइम जो भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल होंगे, जैसे प्रियम्बल से लेके, मैंने प्रियम्बल के चैप्टर आपको पढ़ाया है, उसी तरह फंडामेंटल राइट ये सब से लेके आपको स्टडी मटेरियल वहां प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको ज्वाइन करें, हमें भी हेल्प करें, सो दैट वी कैन ग्रो। एट द सेम टाइम वी विल लाइक टू ग्रो विथ यू, आपको भी इस जर्नी में मजा आए ताकि, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ। इसी का जो पार्ट 2 है वो हम लेके आएंगे। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बोला 31 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन और हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं, आराम से मस्त रहें, खाते पीते रहे, सनलाइट लें, ठीक है, मौज से पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे होता रहेगा। मिलते हैं।